स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काफ़ी अहम दौर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मराठा शासन से लेकर आधुनिक छत्तीसगढ़ के बनने तक का जो सफ़र है। हमारे पास एक स्रोत है, मराठा और आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो कोशिश ये रहेगी कि इससे जो ज़रूरी बातें हैं, जैसे कौन से शासक थे, बड़ी घटनाएं क्या हुईं और आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ का क्या रोल रहा, वो सब समझें। चलिए इस जानकारी में ज़रा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे मतलब अलग-अलग शासन आए और गए और उन्होंने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। मराठों के आने से लेकर फिर अंग्रेज और आखिर में रियासतों का भारत में मिलना। ये स्रोत कई जरूरी पड़ावों और लोगों के बारे में बताता है। हाँ, तो शुरुआत मराठा काल से ही करते हैं। स्रोत में इसे कई हिस्सों में बांटा गया है ना, जैसे पहले अप्रत्यक्ष शासन था, फिर प्रत्यक्ष। हाँ बिल्कुल। ये विभाजन जरूरी है समझने के लिए कि कैसे कंट्रोल बदलता गया। देखिए, पहले तो 1741 से 58 तक अप्रत्यक्ष शासन रहा। फिर 1758 से 87 तक प्रत्यक्ष, जब बिम्बाजी भोसले खुद यहाँ आए। बिम्बाजे भोसले, ये नाम तो काफी अहम है। बहुत अहम। छत्तीसगढ़ के पहले प्रत्यक्ष मराठा शासक। उनके आने से काफी कुछ बदला। रतनपुर को उन्होंने राजधानी बनाया। जो पहले से ही एक बड़ा केंद्र था। सही कहा। और एक और बड़ा काम किया, रतनपुर और रायपुर, इन दोनों इलाकों को प्रशासनिक तौर पर एक किया, मतलब शासन के लिए मिला दिया। उन्होंने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर भी बनवाया और कुछ स्थानीय परंपराएं जैसे स्वर्ण पत्र देना या गणेश पर्व मनाना, ये सब शुरू किया। अच्छा, तो बिम्बाजी के बाद क्या हुआ? क्या प्रत्यक्ष शासन जारी रहा? नहीं, यहीं पर चीजें थोड़ी बदलीं। उनके बाद व्यंकोजी भोसले आए, लेकिन उन्होंने खुद यहाँ रहकर शासन करने के बजाय नागपुर से सूबेदार भेजने की प्रथा शुरू कर दी। यहीं से सूबा शासन का दौर शुरू होता है, करीब 1787-88 से 1818 तक। सूबा शासन मतलब अब नागपुर से कंट्रोल हो रहा था। हाँ, ज्यादातर सूबेदार भेजे जाते थे जिनका मुख्य काम यहाँ से राजस्व यानी टैक्स वसूलना और नागपुर भेजना था। तो इस सूबा शासन में कौन से नाम खास हैं? कोई प्रशासनिक बदलाव हुए? देखिए, पहले सूबेदार थे महिपत राव दिनकर। इनके टाइम की खास बात यह है कि एक ब्रिटिश यात्री फॉरेस्टर वो छत्तीसगढ़ आए थे। ये अंग्रेजों के साथ शुरुआती संपर्कों में से था। अच्छा, और फिर? उनके बाद विट्ठल राव दिनकर आए। उन्होंने परगना पद्धति शुरू की, मतलब प्रशासन को छोटी छोटी यूनिट्स परगनों में बांटा ताकि रेवेन्यू कलेक्शन आसान हो। इनके समय में एक और यात्री मिस्टर ब्लंट आए थे। तो कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश तो हुई? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन सूबा शासन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसमें अव्यवस्था बहुत थी और स्थानीय लोगों का शोषण भी हुआ। फिर केशव गोविंद आए, जिनके समय यात्री कोलब्रुक आए, और इसी दौरान पंडारियों का उत्पाद भी काफी बढ़ गया था। पंडारी, ये कौन थे? ये लूटपाट करने वाले गिरोह थे जो उस दौर में मध्य भारत में काफी सक्रिय थे। फिर बीकाजी गोपाल ने सरगुजा रियासत के अंदरूनी मामले में दखल दिया और यादवराव दिवाकर वो इस सूबेदारी व्यवस्था के आखिरी सूबेदार थे। इसके बाद तो फिर अंग्रेजों का दखल बढ़ गया होगा 1818 के आसपास। बिल्कुल। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और उसके बाद अंग्रेज हावी हो गए। तो 1818 से 1830 तक का जो दौर है वो ब्रिटिश अधीक्षकों का है। मतलब मराठा शासन तो नाम का था, असली कंट्रोल अंग्रेजों के पास आ गया था। पहले अधीक्षक कौन थे? कैप्टन एडमंड। बहुत थोड़े समय के लिए थे, पर उनके आते ही 1818 में डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह कर दिया था। राजधानी तब भी रतनपुर ही थी। लेकिन फिर कर्नल एग्न्यू आए, जिनका कार्यकाल काफी लंबा रहा। हाँ, एग्न्यू 1818 से 1825 तक रहे और उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। राजधानी को रतनपुर से रायपुर ले आए। ओह, ये क्यों किया गया? शायद प्रशासनिक और रणनीतिक वजह थी। रायपुर मैदानी इलाके में था, ज्यादा सेंट्रल था। उन्होंने परगनों को भी फिर से व्यवस्थित किया। पहले 27 परगने थे, उन्हें घटाकर 8, फिर बाद में 9 कर दिया। मतलब थोड़ा सेंट्रलाइज करने की कोशिश। और एग्न्यू के बाद मिस्टर सैंडिस आए। उन्होंने एक नई चीज शुरू की, ताहुद्दारी प्रथा। लोरमी और तरिंगा में तालुका बनाए। ताहुद्दारी, ये क्या था? ये एक तरह से आप कह सकते हैं ठेके पर रेवेन्यू वसूलने का सिस्टम था। इससे एक नया जमींदार जैसा वर्ग बन गया। सैंडिस के ही समय में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी कैलेंडर, डाकतार व्यवस्था, ये सब चीजें छत्तीसगढ़ में इंट्रोड्यूस हुई। मतलब आधुनिकीकरण की शुरुआत। हाँ, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के शुरुआती संकेत। इस दौर के आखिरी अधीक्षक मिस्टर क्रॉफर्ड थे।
1828 से 30 तक। अच्छा, तो 1830 के बाद फिर से भोसला शासन आया। हाँ, लेकिन वो अलग तरह का था। 1830 से 1854 तक इसे पुनः भोसला शासन कहते हैं, पर इसमें जिलेदारी व्यवस्था लागू की गई। मतलब ब्रिटिश अधीक्षक हटा लिए गए और जिलेदार नियुक्त हुए। जिलेदार ये कौन थे? ये भी मराठा अधिकारी ही थे जो प्रशासन देखते थे। पहले जिलेदार कृष्णराव अप्पा थे और आखिरी गोपाल राव। लेकिन एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड था। और 1854 में फिर क्या हुआ? 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। और क्योंकि छत्तीसगढ़ नागपुर के अधीन था, तो वो भी सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। अच्छा, तो यहाँ से पूरी तरह ब्रिटिश राज शुरू हुआ। हाँ जी, और इसके बाद बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। जैसे 1861 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बना दिए गए, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। फिर अगले ही साल 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंसेस का एक संभाग यानी डिवीजन बना दिया गया और उसका हेडक्वार्टर रायपुर को बनाया गया। तो रायपुर का महत्व बढ़ता गया। बिल्कुल। आर्थिक तौर पर भी बदलाव आए। 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चलने लगे और एक बहुत बड़ी घटना थी 1888 में बंगाल नागपुर रेलवे लाइन का आना। इससे ये इलाका देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गया। लेकिन ये सब बदलाव शांति से तो नहीं हुए होंगे। 1857 के आसपास विद्रोहों की भी बात आती है। हाँ बिल्कुल, 1857 की क्रांति की गूंज यहाँ भी सुनाई दी और छत्तीसगढ़ में इसका सबसे बड़ा और सबसे चर्चित चेहरा है वीर नारायण सिंह। सोना खान के जमींदार थे, बिंजवार जनजाति के। उनकी कहानी क्या है? उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद भी कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है कि उस साल भयानक अकाल पड़ा था। वीर नारायण सिंह ने लोगों की मदद के लिए एक व्यापारी माखन बनिया के गोदाम से अनाज निकलवाकर गरीबों में बंटवा दिया। इसकी शिकायत अंग्रेजों तक पहुंची। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो जेल से भाग निकले और अपनी एक छोटी सी सेना बनाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए। पर आखिर में वो पकड़े गए और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें फांसी दे दी गई। इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना जाता है। उनका विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, उसमें एक सामाजिक न्याय का पहलू भी था। ये तो बहुत मार्मिक कहानी है। और भी विद्रोह हुए थे क्या इस दौरान? हाँ, और भी हुए। जैसे सुहागपुर में रंगाजी बापू ने विद्रोह किया। संबलपुर में सुरेंद्र साय का विद्रोह तो बहुत लंबा चला। उदयपुर रियासत में कल्याण सिंह थे और रायपुर में ही 1858 में हनुमान सिंह नाम के एक मैगजीन लश्कर ने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर एक अंग्रेज अधिकारी पर हमला कर दिया था। इसे सैन्य विद्रोह माना जाता है। तो मतलब अलग अलग जगहों पर असंतोष था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ब्रिटिश शासन को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। इन विद्रोहों के बाद क्या राष्ट्रीय चेतना या संगठित राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुईं? हाँ, धीरे धीरे 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी नींव पड़ी। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नाम की पत्रिका का प्रकाशन। इसे पेंड्रा से माधवराव सप्रे ने शुरू किया था। ये छत्तीसगढ़ की पहली मासिक पत्रिका मानी जाती है। माधवराव सप्रे, ये नाम भी बहुत अहम है। बिल्कुल। फिर 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल बनाया। 1907 में राजनांदगांव में छात्रों ने हड़ताल कर दी, जिसकी अगुवाई ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने की। यही ठाकुर प्यारेलाल बाद में मिल मजदूरों के बहुत बड़े नेता बने। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का असर भी दिखने लगा था, जैसे कांग्रेस का विभाजन वगैरह। हाँ, 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और गरम दल नरम दल में बंटवारा हुआ, उसका असर यहाँ भी महसूस किया गया। 1908 में माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक की मराठी पत्रिका केसरी का हिंदी अनुवाद हिंद केसरी नाम से निकालना शुरू किया। अच्छा, तो राष्ट्रीय नेताओं के विचारों को यहाँ फैलाया जा रहा था। हाँ, और 1909 में ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय खोला, जो राष्ट्रवादी चर्चाओं का एक केंद्र बन गया। फिर 1916 में जब एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग शुरू की, तो उसकी तिलक वाली शाखा छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हुई। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें उस समय के लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव
और बैरिस्टर छेदीलाल दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल। 1918 में इसका एक क्षेत्रीय सम्मेलन भी रायपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर शुक्ल ने की थी। तो ये सब दिखाता है कि छत्तीसगढ़ अब राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ रहा था। बिल्कुल। और फिर जब गांधी जी राष्ट्रीय पटल पर आए तो छत्तीसगढ़ में आंदोलनों को एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली। गांधी जी के आने के बाद क्या खास हुआ 1920 के आसपास? 1920 का साल तो बहुत घटनाओं वाला रहा। राज्य में किसान मजदूर सभा हुई, खिलाफत आंदोलन भी चला, जिसके स्थानीय नेता रविशंकर शुक्ल और असगर अली थे, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह, जी, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये धमतरी के पास कंडेल गांव का मामला था। वहां नहर के पानी पर सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया था और पानी देना भी बंद कर दिया था। इसके विरोध में किसानों ने सत्याग्रह शुरू किया, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा कर रहे थे। अच्छा। सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को यहाँ आने का न्योता भेजा। गांधी जी आने के लिए तैयार भी हो गए। जैसे ही अधिकारियों को पता चला कि गांधी जी आ रहे हैं, उन्होंने फौरन टैक्स वापस ले लिया। अरे वाह, गांधी जी के नाम का ही इतना असर। हाँ, लेकिन गांधी जी फिर भी आए। वो रायपुर पहुंचे, फिर धमतरी गए, वहां एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उनके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली भी थे। इस घटना ने छत्तीसगढ़ के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और इसी दौरान वो मिल हड़तालों की भी बात आती है। हाँ, राजनांदगांव में बंगाल नागपुर कॉटन मिल थी। वहां ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में मजदूरों ने 3 बड़ी हड़तालें की, 1920 में, फिर 1924 में और 1937 में। ये छत्तीसगढ़ में संगठित मजदूर आंदोलन की शायद पहली बड़ी मिसालें थीं। तो असहयोग आंदोलन 1920-22 का यहाँ कैसा असर रहा? बहुत जबरदस्त। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़े, उपाधियां वापस की गईं। जैसे वामन राव लाखे जी ने राय साहब की उपाधि छोड़ी तो लोगों ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दे दी। नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ी। और स्वदेशी पर बहुत जोर था। रायपुर और धमतरी में राष्ट्रीय पंचायतें बनी, राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, खादी का खूब प्रचार हुआ। 1921 में अंजुम बेगम ने रावाभाठा में खादी प्रदर्शनी लगाई। इसी आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिरफ्तार करके बिलासपुर जेल भेजा गया था, जहां उन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखी। बिल्कुल वही अमर कविता। और 1922 में उन्होंने जेल से छूटने के बाद कर्मवीर पत्रिका भी शुरू की। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ आए थे। और जंगल सत्याग्रह वो भी इसी समय शुरू हुए। हाँ, पहला बड़ा जंगल सत्याग्रह जनवरी 1922 में सिहावा नगरी धमतरी में हुआ। ये अंग्रेजों के बनाए जंगल कानूनों के खिलाफ था, जो आदिवासियों और स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों को छीन रहे थे। अच्छा। पंडित सुंदरलाल शर्मा भी 1922 में गिरफ्तार हुए और उन्होंने जेल में ही श्री कृष्ण जन्मस्थली नाम से एक पत्रिका लिखी, कहते हैं 18 पेज की थी। फिर 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ मध्य प्रांत में, उसमें भी यहाँ से लोग गए। स्वराज पार्टी बनी तो उसमें भी रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव जैसे नेता शामिल हुए। तो गतिविधियां लगातार चल रही थी। हाँ बिल्कुल। एक और दिलचस्प घटना 1924 की है। रायपुर में शेख मुंतजिमुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने किसी अंग्रेज की मूर्ति पर कोलतार पोत दिया था। अच्छा। क्रांतिकारी गतिविधि। हाँ, फिर 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया नमक सत्याग्रह के साथ, तो यहाँ भी उसका जबरदस्त असर हुआ। यहाँ नमक तो बनता नहीं, तो कैसे हुआ आंदोलन? गांधी जी ने कहा था कि जहाँ नमक बनाना मुमकिन न हो, वहाँ लोग दूसरे कानूनों को तोड़ें, खासकर जंगल कानूनों को। तो यहाँ कर न दो, पट्टा मत लो जैसे नारे लगे। रायपुर में ठाकुर प्यारेलाल और बिलासपुर में गजाधर साव इसके प्रमुख नेता थे, और वानर सेनाएं भी बनी बच्चों की। बिलासपुर में वासुदेव देवरस और रायपुर में बलिराम आजाद ने बनाई। और जंगल सत्याग्रह वो तो और तेज हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। 1930 में कई जगहों पर बड़े जंगल सत्याग्रह हुए, जैसे गट्टा सिल्ली धमतरी में नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप। फिर मोहबना पोड़ी बालोद में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रुद्री नवागांव धमतरी में फिर से वही नेता सक्रिय थे। तमोरा महासमुंद में यति यतनलाल जैन और शंकरराव गनोदवाले।
इन सत्याग्रहों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, लाठियां खाईं, गिरफ्तार हुए। कोई हिंसक घटना भी हुई? हाँ, 1939 में बदरा टोला राजनांदगांव के जंगल सत्याग्रह के दौरान पुलिस की गोलीबारी में रामाधीन गूंड नाम के एक आदिवासी शहीद हो गए थे। अच्छा, इस आंदोलन में डिक्टेटर बनाए जाने की भी बात है। ये क्या था? ये आंदोलन को चलाने का एक तरीका था। जब बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते थे तो पहले से तय होता था कि उनके बाद कौन आंदोलन का नेतृत्व करेगा। उसे डिक्टेटर कहते थे। स्रोत बताता है कि छत्तीसगढ़ में पहले डिक्टेटर पंडित रविशंकर शुक्ल थे। उनके बाद सुंदरलाल शर्मा, शंकर राव गनावदावाले, फिर श्रीमती राधाबाई आई, जो शायद पहली महिला डिक्टेटर थी यहाँ की। और भी नाम है? हाँ, राम नारायण मिश्र हर्षूल, जो बाद में पत्र बम कांड से भी जुड़े, माधव प्रसाद परगनिया, ब्रह्मदेव दुबे, लक्ष्मी नारायण तिवारी, जो अंतिम डिक्टेटर बताए जाते हैं। ये दिखाता है कि आंदोलन को लगातार जारी रखने की पूरी योजना थी। इसके बाद 1930 के दशक के आखिर और 40 के दशक में क्या हुआ? गांधी जी 1933 में हरिजन उद्धार यात्रा पर फिर छत्तीसगढ़ आए। फिर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। कांग्रेस ने हिस्सा लिया और सरकार बनाए। पहले एन.बी. खरे मुख्यमंत्री बने। उस सरकार में रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने विद्या मंदिर योजना शुरू की थी। अच्छा, ये स्कूलों से जुड़ी योजना थी? हाँ, बाद में कुछ राजनीतिक उठापटक हुई और खरे को हटना पड़ा, तो 1938 में पंडित रविशंकर शुक्ल खुद मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रांत के। इसी दौरान ई राघवेंद्र राव मध्य प्रांत के गवर्नर भी बने और घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा के अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ के नेता अब प्रांतीय सरकार में बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे। बिल्कुल। फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में इसके पहले सत्याग्रही पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे। और फिर आया 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ कैसा असर रहा? बहुत जोरदार। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के भी कई नेता गिरफ्तार हुए, जिन्हें मलकानगिरी ओडिशा ले जाया गया। तो नेताओं के बिना आंदोलन कैसे चला? जनता ने, खासकर नौजवानों ने कमान संभाली। रायपुर में बड़े जुलूस निकले। त्रेतानाथ तिवारी और छात्र नेता रणवीर सिंह शास्त्री ने इनका नेतृत्व किया। एक बहुत हिम्मत का काम ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने किया। उन्होंने नागपुर हाईकोर्ट की बिल्डिंग पर तिरंगा फहरा दिया। वाह! और क्रांतिकारी घटनाएं। हाँ, वो भी हुई। रायपुर षड्यंत्र केस हुआ, जिसमें परसराम सोनी मुख्य थे। फिर रायपुर डायनामाइट केस हुआ, जिसमें बिल्ख नारायण अग्रवाल का नाम आता है। दुर्ग में कचहरी और नगर पालिका भवन में आग लगाने की घटनाएं हुई, जिनमें रघुनंदन सिंह रॉल और मोतीलाल जसवंत का नाम आता है। बिलासपुर में भी 2 अक्टूबर को भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकला। मतलब आंदोलन काफी उग्र भी हो गया था। हाँ, ये करो या मरो का आंदोलन था, तो तेजी तो थी ही। और फिर हम आ जाते हैं आजादी और रियासतों के विलय के दौर में। हाँ, 1945 के आसपास ठाकुर प्यारेलाल सिंह भूदान और सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1946 में फिर चुनाव हुए और संविधान सभा बनी भारत का संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे? ब्रिटिश छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त थे। घनश्याम सिंह गुप्त तो संविधान की हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने थे। और जो रियासतें थीं, वहां से भी प्रतिनिधि आए, जैसे सरगुजा से रघुराज सिंह दीवान, कांकेर से रामप्रसाद पुटाई और रायगढ़ से किशोर मोहन त्रिपाठी। तो संविधान निर्माण में भी यहाँ का योगदान रहा। बिल्कुल। फिर आया 15 अगस्त 1947 का दिन, स्वतंत्रता दिवस। यहाँ कैसे मनाया गया? जगह जगह झंडा फहराया गया। रायपुर के गांधी चौक पर वामन राव लाखे ने, पुलिस लाइन में उस समय के कलेक्टर R.K. पाटिल ने, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त ने, बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी ने और पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पर नागपुर के सीताबर्डी किले पर झंडा फहराया। और इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी रियासतों का विलय। हाँ, छत्तीसगढ़ में उस समय 14 रियासतें थीं। इन्हें भारत में मिलाना एक बड़ा काम था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ पंडित रविशंकर शुक्ल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब तक हो गया ये विलय? 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ की सभी रियासतें भारत संघ में शामिल हो गईं। राजनांदगांव की महारानी जयंती देवी, बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, सरगुजा के महाराजा रामानुज शरण सिंह देव, इन सब ने विलय पत्र पर दस्तखत किए। तो इस तरह आधुनिक छत्तीसगढ़ का स्वरूप बना। हाँ, बिल्कुल। तो ये थी छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की एक कह सकते हैं झलक।
मराठा काल के अलग अलग दौर, प्रशासन के तरीके, फिर अंग्रेज़ों का आना, उनके खिलाफ विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन का बढ़ना, गांधी जी का प्रभाव और आखिर में आज़ादी और रियासतों का विलय। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे बिम्बाजी भोसले ने शुरुआत की, फिर सूबेदार आए, अंग्रेज अधीक्षक आए, कैसे वीर नारायण सिंह ने शहादत दी, कैसे जंगल सत्याग्रह हुए, छात्रों ने आंदोलन किए, मजदूरों ने हड़तालें की। ये पूरी यात्रा बहुत सारे उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। ये स्रोत हमें उन सभी लोगों और घटनाओं की याद दिलाता है जिन्होंने आज के छत्तीसगढ़ को बनाया है। हाँ, और ये पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। इतिहास के ये सारे अनुभव, अलग अलग शासन, विद्रोह, आंदोलन, इनकी जो विरासत है वो आज के छत्तीसगढ़ की राजनीति, समाज और उसके विकास को किस तरह से प्रभावित करती होगी, ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही।